हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए यानी विशेषकर क्लास 9 के लिए हिस्ट्री से जुड़े लेसन नंबर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन पर आधारित वीडियो लेकर आया हूँ। आशा है मेरे अन्य वीडियोज़ की तरह ये वीडियो भी आपके बहुत काम आएगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और लाइक कर लें। साथ ही एक और बात आपसे कहूँगा कि आप अपने साथ नोटबुक रख लें और एक पेन रख लें, ताकि आपके ज़रूरत के हिसाब से जो चीज़ें आपको लगे कि उसको नोट कर लेना चाहिए, उसको आप नोट कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला लेसन इसमें द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में है। इसमें दो टर्म है, एक है फ्रेंच, दूसरा रिवॉल्यूशन। फ्रेंच किसको कहेंगे? तो फ्रांस एक देश है यूरोप का, वहाँ के निवासियों को फ्रेंच कहते हैं। जिस तरह इंडिया के निवासियों को इंडियन कहते हैं, उसी तरह से फ्रांस के निवासियों को फ्रेंच कहेंगे। और फ्रांस से जुड़ी हर चीज़ को फ्रेंच से ही जोड़ेंगे, इसलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहा गया। अब ये रिवॉल्यूशन क्या होता है? तो रिवॉल्यूशन को हम हिंदी में बदलाव या आंदोलन कहेंगे। इंग्लिश में डिफाइन करेंगे गुड चेंज, बेटर चेंज, यानी हमेशा अच्छे से अच्छे बदलाव की उम्मीद। द बेस्ट में हम इसलिए नहीं जा पाएंगे क्योंकि द बेस्ट कभी हो ही नहीं सकता है। कोई कहता है आई एम द बेस्ट, बट ही हैज़ ऑल्सो सम प्रॉब्लम्स, सम बैड इफेक्ट्स, सो ओनली बेटर वी कैन एक्सपेक्ट। तो रिवॉल्यूशन मीन्स बेटर चेंज। यहाँ पर एक फिगर दिखाया गया है। अब आप कहेंगे ये फिगर है क्या, किसके बारे में है? तो इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब इसमें आगे है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब आपको ये जानना जरूरी है कि ये सेंचुरी क्या होती है। तो सेंचुरी, जैसे आप क्रिकेट में सुनते होंगे, देखते होंगे कि सेंचुरी, क्रिकेटर ने, बैट्समैन ने सेंचुरी बनाया। सेंचुरी यानी 100, 100। उसी तरह से 100 सालों की एक सेंचुरी होती है और 10 सालों का एक डिकेट्स होता है। 10 साल यानी 1 डिकेट, 10 ईयर्स इक्वल टू 1 डिकेट एंड 100 ईयर्स इक्वल टू 1 सेंचुरी, यानी 10 सालों का एक दशक और 100 सालों की एक शताब्दी। ठीक है। यहाँ पर एक बॉक्स भी दिखाया गया है। इस एक बॉक्स में 3 और 2 5 बॉक्स दिए गए हैं। पहला बॉक्स इसमें है फर्स्ट स्टेट, दूसरा सेकंड स्टेट, तीसरा थर्ड स्टेट। पहला क्लेरगी के बारे में है, दूसरा नोबिलिटी के बारे में, तीसरा बाकी जो बच गए उनके। अब ये क्लेरजी कौन होते हैं, नोबिलिटी कौन होते हैं और बाकी थर्ड स्टेट में कौन कौन से लोग आते हैं और क्यों आते हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले इसमें घटना है 1774 से, और उस दौरान फ्रांस में आज की तरह प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं होते थे, बल्कि राजा होते थे। यानी वहाँ पर किंग या मोनार्क सिस्टम था। मोनार्क यानी राजतंत्र। मोनार्क, MONARCH, मोनार्क मीन्स राजतंत्र यानी राजा का शासन। वहाँ के राजा का नाम होता था लुइस 16। याद रखेंगे, लुइस 16। इंग्लिश में लुइस लिखा जाता है, लेकिन ऐसे इसको लुई पढ़ते हैं, और ये 16 है यानी 16वां लुई। और ये संबंधित है बॉर्बन डायनेस्टी से। बॉर्बन डायनेस्टी का अर्थ हो गया बॉर्बन राजवंश। जिस तरह हमारे यहाँ भारत में अब गुप्ता डायनेस्टी हुए, मुगल डायनेस्टी हुए, उसी तरह से फ्रांस में बॉर्बन डायनेस्टी। ठीक है। तो राजा का शासन था। अब फ्रांस का जो समाज था वो 3 भागों में बटा था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि हम स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, STAT स्टेट यानी राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्टेट की बात कर रहे हैं, जो ई से शुरू है, यानी समाज का वर्ग। जैसे हमारा भारतीय समाज है तो उसको हाई क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास के रूप में देखते हैं, उसी तरह से फ्रांस में स्टेट होते थे। ये क्लेजी कौन होते थे? तो जैसे अब हमारे समुदायों में, किसी एक समुदाय में, हाँ, ब्राह्मण होते हैं या मौलवी होते हैं, उसी तरह से ईसाई धर्म में क्लेरजी यानी चर्च पुजारी को क्लेरजी कहा गया। उसी तरह से नोबिलिटी, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी यानी धनी लोग, रिच पर्सन्स। हाँ। और जो तीसरा हो गया वो थर्ड स्टेट, यानी आप इसमें 3 भाग देख सकते हैं, तो तीनों भाग में अलग अलग ये बटा था, यानी इसको रेस्ट भी कह सकते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि फर्स्ट स्टेट में कौन लोग थे, तो क्लेरजी। दूसरा नोबिलिटी, यानी सेकंड स्टेट में कौन थे, नोबिलिटी। और तीसरा थर्ड स्टेट में
तो रेस्ट, और रेस्ट में जो बचे कुछ लोग हो गए बिग बिजनेसमैन से लेकर के स्मॉल शॉपकीपर तक, ये सब इसमें आते थे। और इन सबके ऊपर एक ही व्यक्ति होता था जिसको हम कहते थे राजा, सम्राट। आमतौर पर जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट होते थे उनको काफ़ी सुविधाएं मिलती थी, लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग होते थे उनको कोई सुविधा नहीं थी। अब यहाँ समस्या ये थी कि सारी सुविधाओं होने के बावजूद फर्स्ट स्टेट यानी क्लेर्जी और सेकंड स्टेट यानी नॉबिलिटी, इनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, यानी ये फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में सारी सुविधाओं का लाभ उठाते थे। प्रॉब्लम यह था कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनको टैक्स यानी टैक्स पे करना होता था, लेकिन उनको कोई खास सुविधा नहीं मिलती थी। और यही कारण बना आगे चलकर दो ग्रुप्स के बीच झगड़े का। दो ग्रुप कौन कौन? तो पहले स्टेट के क्लेर्जी और दूसरे स्टेट के नोबिलिटी, ये एक ग्रुप हो गए, और दूसरा ग्रुप में थर्ड स्टेट के जो लोग थे इनके बीच। अब आप कहेंगे कि झगड़ा क्यों? तो फिर से इस बॉक्स को देख ले अच्छे से। आप क्लेर्जी को देख रहे हैं और दूसरा नोबिलिटी। अब नाम से पता चल रहा है कि एक चर्च का पुजारी है जो राजा के साथ हर तरह की सुविधाएं लेता था। दूसरे नोबिलिटी, ये खुद धनी होते थे और सुविधाएं ऑटोमेटिक इनके पास थी। लेकिन जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे यानी कॉमन पीपल, इनको टैक्स तो देना होता था, लेकिन ये सुविधा से वंचित थे या कम सुविधा इनको मिलती थी। अब जैसी बात है कि अगर आप पैसा किसी को दें और वो आपको सुविधा ना दे, दूसरा अगर कोई पैसा नहीं दे रहा है, सुविधा उसको बहुत मिल रही है, तो फिर आपको कैसा लगेगा? सिंपल सी बात है कि आप क्लास में पढ़ रहे हैं और किसी खास स्टूडेंट को कोई टीचर बहुत महत्व दे जबकि वो पढ़ने में सही नहीं है, दूसरे कि अगर आप बहुत मेहनत करें और आपको कोई महत्व न मिले, तो फिर आपको कैसा लगेगा? सेम प्रॉब्लम यहाँ पर समाज की स्थिति थी, और यही कारण बना बदलाव का यानी रिवॉल्यूशन का। तो यहाँ से एक सवाल आता है कि वाई देयर वाज ए रिवॉल्यूशन लाइक कंडीशन इन अ सोसाइटी एंड वाई बेसिकली द थर्ड स्टेट पीपल डिसाइडेड टू मेक अ रिवॉल्यूशन। यानी सीधी सी बात है कि क्यों बदलाव लाना चाहते थे थर्ड स्टेट के लोग, और ये थर्ड स्टेट के लोग ही क्यों ऐसे थे जो बदलाव लाना चाहते थे। आशा आपको बात समझ में आ रही होगी। हाँ, तो इसका जवाब अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। अगले बार हम लोग मिलेंगे तो इसमें आगे पढ़ेंगे कि आखिर फ्रांस समाज में और क्या क्या था, क्या क्या गलतियाँ थी और कैसे बदलाव आया। तब तक के लिए मज़े में रहिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, मेहनत कीजिए, और यूट्यूब जो चैनल मेरा बना है उसको देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।